बेटा फर्स्ट ईयर का ये नया टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा हमारे पास पूरे एनिमल किंगडम में हमने देखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम देखें यहाँ पर ये क्या है, अमीबा। तो अमीबा में बेटा जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल को परफॉर्म करने होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक ही सेल है। तो एक ही सेल होने के नाते इसमें जितने भी फंक्शन होंगे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो वो एक ही सेल परफॉर्म करेगी, डाइजेशन हो, स्यूडोपोडिया से आपको पता है कि फूड पार्टिकल कैप्चर होते हैं और यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन जाती है, अंदर ही डाइजेशन होता है। एक्सक्रीशन भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है, फूड इनटेक इंडोसाइटोसिस के थ्रू, और ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एनिमल मल्टी सेलुलर होगा, तो उसको बेटा बहुत से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो वो एक सेल से नहीं होता है, सेल डिवाइड करती है और सेल डिवाइड करके बहुत सी सेल्स बना लेती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर अलग अलग काम करने पड़ते हैं, अलग अलग सेल को, इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, काम का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अभी जो प्रोटो जो हम लोग देख रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम जुगलिना, ये सब जो है बेटा प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सेल लेवल के भी नहीं है। एक ही सेल है तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक होगा। ओरिफेरा में हम देखते हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल है, लेकिन उसमें सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। टिश्यू का फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ हुआ बेटा, सिलेंट्रेटा में हुआ। कहाँ हुआ, सिलेंट्रेटा में। तो बेटा टिश्यू क्या होता है, आपको पता है सेल होती है, सेल से बेटा जब सेल में एग्रीगेशन होता है, ग्रुप बनता है सिमिलर सेल्स का, उसको हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। फिर ये टिश्यू, बहुत से टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है, ऑर्गन। और फिर जब ये कई ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट होते हैं और आपस में इंटरेक्ट होकर के कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गन सिस्टम से मिल करके पूरी एक बॉडी बनती। तो यही ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, अब एक ही सेल है तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा, सेल लेवल का होगा, जैसे पोरीफेरा में होता है। अगर टिश्यू बन गया है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, तो टिश्यू लेवल का होगा। या फिर ऑर्गन का, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने देखा ऑर्गन लेवल का होता है ना बेटा। और फिर एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जो ऑर्गन सिस्टम है बेटा, ये कई ऑर्गन से मिलकर के एक ऑर्गन बनता है। आप जब ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं फंक्शंस में और कोई एक काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो उसमें माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज। तो ये सब सारे ऑर्गन्स मिल करके एक काम कर रहे हैं। काम क्या है, डाइजेशन। ऑर्गन कितने हैं, बहुत से, ठीक है। तो ऑर्गन एक, ऑर्गन अनेक और काम एक, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में हमें अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेल्स जब एग्रीगेट होती हैं तो टिश्यू बनता है। बेटा टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या बताओगे बेटा, ये डेफिनेशन बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक। नॉर्मली हम लोग जब सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, छोटे क्लासों में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि सेल एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, ठीक है। बहुत समय तक ये डेफिनेशन पढ़ी गई, फिर बाद में इसका एक्सेप्शन मिला। इसका क्या एक्सेप्शन मिला बेटा, ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है बेटा। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन बेटा क्या ब्लड की सभी सेल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन में? नहीं होती हैं। आप आरबीसी को देखोगे तो बाई कैनकेव होती है, ठीक है, स्फेरिकल, किनारे पर मोटी, बीच में ऐसे होती है ना बेटा, पेड़े की तरह। पेड़ा देखा है कि नहीं, पेड़ा बीच में दबा हुआ होता है, ऊपर से चारों तरफ से मोटा होता है। तो आरबीसी की वो शेप होती है। और डब्ल्यूबीसी देखोगे तो उनका शेप क्या होता है, इरेगुलर शेप, अमीबॉइड शेप होता है, और वो शेप चेंज करती रहती है।
हम जैसे अमीबा करता है वैसे, है ना। प्लेटलेट्स ओवल शेप, इलोंगेटेड, इस तरह की होती हैं। फंक्शन देखो आप अगर, तो फंक्शन भी वेरी करता है, ब्लड की ही अलग अलग सेल्स का फंक्शन वेरी करता है। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट। WBC का फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। और इम्यून फंक्शन भी होते हैं, इनेट इम्यूनिटी में ये कंट्रीब्यूशन करती है प्लेटलेट्स, लेकिन मेन फंक्शन इसका होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग सेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है, फिर भी ये एक टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन सेम है, ठीक है। इनकी ओरिजिन सेम है, इस वजह से ये अब ये जो टिश्यू का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे बेटा। तो टिश्यू की डिफिनेशन में हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ है सिमिलर सेल्स का बना हुआ ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में भी डिफरेंट, बट सेम ओरिजिन सेम होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है फंक्शन है वो अलग हो सकते हैं, अलग होते नहीं हैं, हो सकते हैं, ठीक है, मे भी डिफरेंट। तो इसलिए एनसीईआरटी ने एक अलग डिफिनेशन दी है इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, जैसे कि अभी ये दिव्या पढ़ रही थी। पढ़ो बेटा, देखो पेज नंबर 100 पे होगी। हाँ, सब लोगों को मिला बेटा? पेज नंबर 100 के देखो पहला पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी। और शुरू पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि ये जो अभी जो हमने ये बताया कि सिंगल सेल को ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक सभी फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। फिर जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाते हैं, अलग अलग सेल्स के लिए फिर डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू क्या है ये लास्ट में बताया गया है, ठीक है बेटा। तो ये डिफिनेशन हम लोग याद करेंगे एनसीईआरटी वाली। क्या डिफिनेशन है बेटा? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इट्स इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज, ठीक है बेटा, विद इट्स सेम विद द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। इनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे टिश्यू। एनिमल टिश्यू को बायचैट ने डिस्क्राइब किया था बेटा। एनिमल टिश्यू जो है उसको क्वाइन किसने किया, टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? मेयर ने दिया था। तो बेटा फादर ऑफ एनिमल टिश्यू कौन होंगे? मेयर होंगे? नहीं, मेयर नहीं होंगे, बायचैट ही होंगे। टर्म कॉइन किया था लेकिन एक्सप्लेन बायचैट ने ठीक से किया था इसको। तो फादर ऑफ एनिमल टिश्यू वही है, बायचैट ही है, ठीक है बेटा। चलो बढ़िया। अब बेटा ये बताओ कि एनिमल में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, मिलते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स? 4 टाइप के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, हाँ मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एक ही बात होती है, ठीक। मसल टिश्यू कहेंगे या मस्कुलर टिश्यू कहेंगे, उसमें बेटा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू से बेटा नर्वस मत होना, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वही, ठीक है। अब बेटा देखो अगर आप एम्ब्रियोनिक ओरिजिन देखें बेटा, ठीक है, तो ये इनकी सबकी ओरिजिन क्या होती है? नर्वस टिश्यू की ओरिजिन क्या होती है बेटा? एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है बेटा? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। मस्कुलर टिश्यू की क्या कैसी होती है बेटा? मीजोडर्मल होती है। और कनेक्टिव टिश्यू कैसी होती है बेटा? मीजोडर्मल। दोनों की जो ओरिजिन होती है बेटा कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। एपिथेलियल टिश्यू की कैसी ओरिजिन होती है बेटा? हाँ, ये तीनों टाइप की आपको यहाँ पर एक्टोडर्मल ओरिजिन की भी सेल्स मिलेंगी, मीजोडर्मल भी मिलेंगी और इंडोडर्मल की सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो पूछा जाए कौन सा टिश्यू है बेटा जो जिसमें इंडोडर्मल ओरिजिन की सेल्स मिलती, क्या बताओगे? एक ही है हमारे पास, कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और इसमें तीनों टाइप की ओरिजिन की सेल्स मिलती हैं, वो अलग अलग पोजीशन और फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक। अब बेटा हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं।
बेटा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का मतलब होता है बेटा, ये दो शब्दों से मिला, दो वर्ड्स हैं बेटा, देखो एपी प्लस थीलियल। एपी का मतलब होता है ऊपर, अपॉन, जैसे एपिथैलेमस लोगों ने पढ़ा है ना, वैसे। तो एपी का मतलब है अपॉन, और थीलियल का क्या मतलब है बेटा? ग्रोइंग। जो किसी के ऊपर ग्रो करे उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल। तो बेटा एक ही इसकी पहचान है, एक ही इसकी डिफिनेशन है कि जो टिश्यू, जो सेल्स किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करे वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। कोई टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बेटा जो होती है अधिकतर आप देखो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती हैं, उनको न्यूट्रिशन वगैरह भी लेना होता है उन्हीं से, और उसी के ऊपर वो ग्रो करती हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम मेन फंक्शन देखेंगे बेटा, तो मेन फंक्शन इसका होता है कवरिंग और ग्लैंडुलर। टिश्यू एपिथेलियल ग्लैंड भी बनाती हैं, तो ग्लैंडुलर फंक्शन भी है, सिक्रेटरी फंक्शंस, और साथ में कवरिंग फंक्शंस हैं। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और उस हिसाब से इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर भी चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है बेटा मूवमेंट करना, बॉडी को मूवमेंट करना और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मस्कुलर टिश्यू का। और कनेक्टिव टिश्यू को हम देखेंगे कि वो जो नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव का क्या मतलब है? अलग अलग ऑर्गन्स को बॉडी के आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करवाना, आपस में कनेक्ट करना कनेक्टिव टिश्यू का काम है। और नर्वस टिश्यू का क्या काम है बेटा? इन तीनों को अगर हम याद रख पाएंगे तो नर्वस टिश्यू से, क्योंकि याद रखने का काम उसी का है ना बेटा, याद करना, समझना, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, नर्वस टिश्यू का काम है। तो एपिथेलियल का अब हम जब ये देखेंगे बेटा, ये किसी सेल्स, किसी अन्य टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है, ठीक है, और ये बॉडी के कवरिंग और सिक्रीशन में हेल्प करेगी। कैसे देखोगे? तो बेटा ये ग्रो करेगी, किसके ऊपर ग्रो करेगी? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो मान लो ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, ये क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है, एक लेयर है। तो इसके ऊपर ये सेल्स ग्रो कर जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। लेकिन इसके लिए बेटा इसके ऊपर एक अलग से दूसरी मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है बेटा यहाँ पर। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गई, ये वाली, ये इतनी होगी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें अलग अलग डिफरेंट सेल हैं। फिर एक यहाँ पर एक लेयर होती है ऐसे, ठीक है। इस लेयर के ऊपर ये यूनिफॉर्म सेल होती लगी रहती हैं इस तरह से। ये लेयर क्यों लगी रहती है बेटा? ये लेयर इसलिए होती है क्योंकि इसका जो कनेक्टिव टिश्यू का शेप है वो बिल्कुल सीधा नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो क्योंकि ये वाली एक सिंपल लाइनिंग में होती है, यूनिफॉर्म्स लगी रहती हैं ये। तो इस तरह से बेटा इसके लिए नीचे एक लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो हिस्से होते हैं बेटा। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये कौन बनाता है बेटा? एपिथेलियल सेल बनाती है। नीचे वाला जो पार्ट होता है ये कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ठीक है, ठीक बेटा। ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, ये वाला पार्ट बना होता है म्यूको पॉलीसेकेराइड का। काहे का बना होता है बेटा? म्यूको। यहाँ पर ये फाइब्रस सब्सटेंसेस होते हैं विद हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड तुम लोगों ने पढ़ा है बेटा? पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? ओवम में पढ़ा है ना? हाँ, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहाँ हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। लेकिन हमने ज़्यादा इसको पढ़ा होगा ओवम में, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोडेज एंजाइम जो एक्रोसोम में होता है वो स्पर्म के, वो उसको डिजॉल्व करता है। याद आया कि नहीं? याद आ गया ना? वही हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो ये बेटा पूरे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है। ये बेटा थिन होती है कि थिक होती है? थिन होती है, थिक नहीं होती, क्योंकि थिन होती है, ठीक है, क्योंकि इसको इससे न्यूट्रिशन मिल, बहुत ही मोटी होगी तो फिर न्यूट्रिशन इसको नहीं मिल पाएगा। ये एपिथेलियल की सेल्स, एपिथेलियल सेल्स हैं,
ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है बेटा। तो इसको न्यूट्रिशन यहाँ से लेना होता है, ठीक है। बनाओ बेटा। इरेज करें। एक चीज़ और बताएं बेटा, यहाँ पर देखो ये जो सेल्स लगी हुई हैं बेटा, ठीक है। तो ये इसकी जो ये मेम्ब्रेन है बेटा, ये इसकी एपिकल मेम्ब्रेन होती है ना। इसमें जो फ्री मेम्ब्रेन जो बाहर है, इसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेम्ब्रेन। और ये वाली जो मेम्ब्रेन देख रहे हो बेटा, ये वाली मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये वाली मेम्ब्रेन इधर वाली, ये इस सेल के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ये वाली इस सेल के साथ कम्युनिकेट कर रही है। नीचे वाली जो लेयर है ये बेटा किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। तो ये जो सेल है ये वाली क्या है? इसकी सरफेस फ्री सरफेस है जो बाहर है, ठीक है। इसको हम एपिकल मेम्ब्रेन कहेंगे। इस मेम्ब्रेन में बेटा कुछ चेंज होते हैं, चेंज मतलब मॉडिफिकेशन होते हैं, मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस। जैसे मान लो यहाँ पर ये इस तरह से ये मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई बनाएगी, बना सकती है ना बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर बोलेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे सिलिया बना रही है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिलिया बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमें अलग अलग तरह के कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ भी बेटा कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे और यहाँ भी कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ इस साइड में बेटा हमें किस तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे? यहाँ पर हमको मिलेंगे जंक्शंस। क्या मिलेंगे? जंक्शंस, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई कन्फ्यूजन किसी को? बताओ एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बेटा? जो किसी टिश्यू के ऊपर होते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और ये नॉर्मली बेटा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसके अच्छा बेटा डायरेक्ट लगे होते हैं कि कोई मेम्ब्रेन होती है बीच में? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा किस तरह टाइप की सेल्स से बनी होती है? किस टाइप की सेल से बनी होती है बेटा? ये किसी टाइप की सेल से नहीं बनी होती है, ठीक है। ये बेटा ए सेलुलर होती है। कैसी होती है? ए सेलुलर होती है। सोचो बेटा, अगर ये किसी टाइप की सेल से बनी होती तो फिर हम इसी को भी एक टिश्यू कह देते ना, कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू ये इस टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है। लेकिन हमने कहा ये इस टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है। ये हमने कहा है कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या कहा? कनेक्टिव टिश्यू है। और ये इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रही है, लेकिन बीच में हमने कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये भी अगर सेल्स की बनी होती तो हम कहते हैं कि ये जो टिश्यू जो भी नाम देते हैं इसको, कहते हैं इसके ऊपर ग्रो कर रही है। लेकिन ये इसके ऊपर ग्रो कर रही है। ये अब ये इसको मैनेज, मान लो ये अगर ऐसे इरेगुलर शेप में है तो उसको मैनेज करने के लिए होती है। न्यूट्रिशन भी यहाँ से पास थ्रू होता है, यहाँ से उसको मिलता रहता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब बेटा सेल्स की नहीं बनी होती तो काहे की बनी होती है? बोलो अभी बताया बेटा। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका, ये जो कि एपिथेलियल सेल्स सिक्रेट करती हैं, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। नीचे वाला फाइब्रस सब्सटेंस अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है। तो नॉन लिविंग सब्सटेंस है बेटा, ये सेल नहीं है इसमें। क्लियर है बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे हम लोग। इधर बताएं जंक्शंस, किस तरह के जंक्शंस बनते हैं बीच में। इसके लिए एक बात और जान लो बेटा, ये जो सेल्स होती हैं, अच्छा इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है? अदर से ये हम अभी आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना बेटा। खुद से न्यूट्रिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं सबको न्यूट्रिशन खुद से मिल रहा है ना। कोई किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। इसको खुद से न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता है? बोलो बेटा। क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर फ्लूइड नहीं है बीच में, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, है ना बेटा। अगर इंटरसेलुलर स्पेस होता
तो वहाँ पर न्यूट्रिशन की सप्लाई हो सकती थी, लेकिन उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो ये सेल्स सटी लगी हुई है दूसरे से पास पास, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उससे मत खेलो बेटा। अब देखो क्या होगा, हम इतना इधर का मिटाएं तो कुछ स्पेस और मिल जाएगा। अब हम देखेंगे आगे जंक्शंस, जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स में जंक्शंस होते हैं बेटा, इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल सेल के बीच में, वो कैसे होते हैं। देखो हमने अभी जो सेल्स बताई थी, ये एपिथेलियल सेल्स है बेटा, और ये एपिथेलियल सेल्स की ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स, ये तो एपिकल हो गई, इसमें मॉडिफिकेशन पहला मेम्ब्रेन के होंगे। यहाँ पे ये जो सेल के बीच में जंक्शन है बेटा, ये जंक्शन, सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप के जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो बेटा ये सेल है एक, और एक ये सेल है। इस सेल के बीच में बेटा कुछ प्रोजेक्शंस निकले होंगे ऐसे, ये, और इस सेल के बीच में बेटा कुछ प्रोजेक्शन निकले होंगे इस तरह से, और ये आपस में मिल करके बेटा ये देखो, तो ये बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दोनों सेल से निकल करके ऐसे लग जाते हैं, ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से। देख रहे हो बेटा, इस तरह जुड़ गए, और ये एक जंक्शन बना लेते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे से, और ये इतना फिट हो जाते हैं कि जल्दी आसानी से अटैच नहीं होते हैं, ठीक, अलग नहीं होते। जैसे कि अब मान लो ऐसे लगा हो और लूजली अटैच हो एक दूसरे से, तो आसानी से छूट सकते हैं, है ना। तो ये कम मैकेनिकल सपोर्ट दे पाएंगे, ये ऐसे इंडल्ज हैं काफ़ी अंदर तक, दोनों सॉकेट्स की तरह। इस तरह से इसमें क्या होता है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसका क्या नाम है बेटा, इंटरसेलुलर डिजिटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, ठीक है। ये बेटा ऐसे डिस्क शेप्ड हो जाते हैं, जंक्शन बना लेते हैं। यहाँ से कुछ फाइबर्स निकले होते हैं दोनों तरफ, टीनी फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फाइबर्स होते हैं, ये इसको होल्ड करते हैं, ठीक है बेटा। और इस तरह से ये एडहेयर करते हैं आपस में, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और इसका नाम है बेटा एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है बेटा, क्या नाम है, सब लोग बोलो बेटा, क्या नाम है, एडहेरिंग जंक्शन। ये इसको क्या कहेंगे बोले बेटा, इंटरसेलुलर जंक्शन। सब लोग बोलो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका काम बताओ बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम बताओ बेटा, दोनों का काम मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो सकता है और ये फिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद बेटा टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन क्या होता है, ये जो सेल्स हैं बेटा, अगर मान लो लीकेज हो रही है इंटरसेलुलर, तो उसको रोकने के लिए बेटा कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं जो काफ़ी, इसके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इंडल्ज हो जाती हैं और बना लेती हैं एक जंक्शन, और इस जंक्शन को हम बोलेंगे बेटा टाइट जंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, टाइट जंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। एक बेटा लूज जंक्शन होता है। लूज जंक्शन में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, लूज जंक्शन मतलब डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए ये जंक्शंस होते हैं। ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे,
इसका काम है बेटा कम्युनिकेशन। क्या काम है बेटा? कम्युनिकेशन, सेल टू सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास जितने भी टाइप के जंक्शंस होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के बीच में बनते हैं, सेल टू सेल जंक्शंस, ये एपिथेलियल टिश्यू में हमें सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही गैप जंक्शन है। इसको गैप एक्चुअली गैप जंक्शन ही कहते हैं। टाइट जंक्शन लिखा तो हमने लूज जंक्शन लिखा, समझने में थोड़ा आसान है। गैप जंक्शन भी हमें याद रखना है, एक्चुअली गैप जंक्शन के नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, यस सर। मतलब ये सेल लूजली अटैच होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, गैप जंक्शन, गैप होता है बीच में। साइनैप्स के बीच में आपने देखा होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? गैप होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं और कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से। जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो इस तरह से वहाँ पर गैप जंक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में और सिनेप्टिक जंक्शन में आपको ऐसे ही क्या गैप जंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एक चीज़ बेटा ये बता रहे थे कि ये अदर टिश्यू में भी मिलेगा, क्यों? जरूरी नहीं कि जंक्शन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, नर्वस टिश्यू में भी मिलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, ये मस्कुलर में भी मिलेंगे। असल में मैं एनसीईआरटी में लिखा भी है कि एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यू, ठीक है, दोनों में मिलते हैं। लेकिन हाँ, एपिथेलियल टिश्यू में आपको सभी टाइप के मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और अदर टिश्यू में कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। हम अदर टिश्यू पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन कौन से क्या क्या कहाँ पे होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो याद रखेंगे बेटा, अगर हमें सभी टाइप्स के जंक्शन पढ़ने हैं तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा टिश्यू हो सकता है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे ये एक एपिथेलियल सेल है और यहाँ पर बेटा हम देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्डेड हो करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, माइक्रोविलाई बना लेती है बेटा। क्या बना लेती है? माइक्रोविलाई बना लेती है। ठीक है, तो ये बेटा इसका जो बॉर्डर है ये ब्रश जैसा दिखाई पड़ेगा। तो क्या हम इसको ब्रश बॉर्डर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बोलेंगे ना बेटा। ब्रश, ये विलाई है, और विलाई बनने का मतलब क्या बेटा, क्या फ़ायदा है इसको? इसका सरफेस कई गुना बढ़ जाता है, सरफेस कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, देखो अभी ये सीधी थी तो सरफेस कम था, अब ये है तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना बेटा। ये देखो तो इसका सरफेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, 20 गुना तक सरफेस का बढ़ सकता है। ठीक, तो ये बेटा ये हो गई ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन हुआ है, ब्रश बॉर्डर लाइनिंग बन गई ऊपर, तो उसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहेंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारे पास, जैसे कि ये यहाँ पर बेटा ऐसे इसमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे ऐसे ये सब। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सीलिया। सीलिया बेटा कैसे लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे से होते हैं, पिलर लाइक छोटे या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये बेटा ऊपर से नीचे तक एक जैसे होंगे, मतलब ये इनकी डायमीटर में सेम होंगे ये। ठीक है, इसको सिलियरी एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलियरी, मतलब जिस एपिथेलियम में ये होगा उसको सिलियरी बोलेंगे। आगे हम टाइप पढ़ेंगे क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अगर ये क्यूबॉइडल में तो सिलियरी क्यूबॉइडल बोलेंगे, अगर सिलिया कॉलमनर में तो सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, बहरहाल ये सिलियरी एपिथेलियम है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, और ये हमें मिलते हैं, ये जो है ये मिलेंगे कहाँ बेटा? ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलेंगे? ब्रश बॉर्डर आपको मिलेंगे गाल ब्लैडर में। कहाँ बेटा? गाल ब्लैडर में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे बेटा? इंटेस्टाइन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बेटा? इंटेस्टाइन में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे बेटा? पीसीटी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पीसीटी। सब लोग बोलो कहाँ मिलेंगे बेटा? पीसीटी में। सब लोग बोलो गाल ब्लैडर में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? पीसीटी में मिलेंगे। जो नेफ्रॉन का बेटा सबसे फर्स्ट आपको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखाई पड़ती है,
ग्लोमेरुलस के बाद शुरू होते हैं ना बेटा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, याद है कि नहीं? तो वहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखो, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये सरफेस बढ़ता है और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। जहाँ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगी वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है। किडनी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद री एब्जॉर्प्शन होता है। तो री एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पीसीटी में तो होता है, तो वो इसी वजह से होता है। और इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है ना। गाल ब्लैडर में बाइल जो लीवर से आता है उसको कंसनट्रेट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वो आपको गॉल ब्लैडर में देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी और पीसीटी में मिलेगी। नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है उसको पीसीटी बोलते हैं, वो उसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाली बेटा आपको कहाँ देखने को मिलती है, सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और कहाँ मिलेगी आपको बेटा, ब्रैंकियोल्स में, ब्रोंक्योल्स में मिलती है ना बेटा, वहाँ पे सिलिया होती। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब में आपने देखा होगा जो सिलिया होती है वो क्या होता है, जायगोट को क्या करते हैं, फॉरवर्ड पुश करते हैं ना बेटा। देखो ऐसे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेटा एम्पुलोस्थेमस की ज्वाइनिंग है, ये भी फर्टिलाइजेशन होते हुए हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ पे देखो जब ये सिलिया लगी हुई, ये क्या लगी हुई बेटा, जायगोट को ये आगे फॉरवर्ड करती, और यहाँ पर ये यूट्रस में यहाँ या यहाँ पर क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। बेटा अगर मान लो ये यहाँ पर सिलियरी जो एपिथेलियम है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, ये आगे इसको फॉरवर्ड मूव नहीं करा पा रही, तो क्या होगा, बेटा, ये इम्प्लांटेशन यहीं पे हो जाएगा कहीं पे, क्योंकि ग्रोथ तो उसमें हो रही है लगातार ना, क्लीवेज तो हो रहा है, जायगोट में क्लीवेज होता रहेगा, फिर मारुला बन जाएगा। ठीक है, मारुला के बाद फिर ब्लास्टुला बन जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन होने, अब यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं ना बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक, ये क्वेश्चन बेटा आ जाता है कभी कभी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रीजन क्या है, ये, या फिर अगर सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रही, सिलियरी एपिथेलियम काम नहीं कर रही है, सिलिया डैमेज हो गए हैं, तो कौन सी प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब अदर देन यूट्रस कहीं इम्प्लांटेशन हो जाता है अगर, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर यूट्रस में ना हुआ, कहीं दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपके सिलियरी एपिथेलिया यहाँ पे लगी होती हैं और ये इसको फॉरवर्ड करती हैं दोनों तरफ, अगर यहाँ है तो इधर, यहाँ है तो इधर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग और ये सब नहीं करना चाहिए, इससे महिलाएं कम ही करती हैं। इलाज करें बेटा, बट लेकिन आज के नए ज़माने में बेटा महिलाएं भी एडवांस हो गई हैं और वो स्मोकिंग वगैरह काफ़ी पुरुषों से भी ज़्यादा करती है ना। यस सर। गर्ल्स नहीं बोल रही यस सर। अच्छा बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, टू टाइप्स। तुम बोल रहे हो बेटा 3 टाइप्स। तुम पहले बताओ 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तुम बताओ 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। हाँ बेटा,
अच्छा बेटा ठीक है, तुम बताओ बेटा कौन सा बता रही हो? तीसरा कौन सा है? तुम बताओ बेटा। सर 2 टाइप, कौन कौन से? सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा बेटा, ये बेटा अगर एपिथेलियम है, देखो ध्यान से देखना बेटा, यस सर। ये एपिथेलियम है। इस एपिथेलियम को बेटा, अगर ये ऐसे एपिथेलियम लगी हुई है, लाइनिंग ऐसे लगी हुई हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल कि कंपाउंड? क्या बोलेंगे? सिंपल बोल रहे हो कि पिंपल बोल रहे हो बेटा? सिंपल ना? अच्छा, ये क्या है बेटा? इसको हम बोलेंगे बेटा स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसको बोलेंगे बेटा सिंपल एपिथेलियम। ये बेटा लाइनिंग बनाती है, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाती है। क्या बनाती है? लाइनिंग बनाती है। ये प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। सब लोग बोलो, ये क्या करती है? ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन जब करेगी बेटा, तो आप देखो इसके कई इसमें लेयर्स लगी रहती हैं, कई लेयर्स लगी रहती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर प्रोटेक्शन कर रही है, यहाँ पे कुछ अगर स्क्रैच रगड़ लग रही है कहीं पर किसी ऑर्गन में, तो ये सब अगर ये बाहर की सेल्स हैं डैमेज भी हो जाएंगी, तभी आपकी एपिथेलियम बच जाएगी एक आध लेयर, ठीक है। मतलब ये है कि ये कई लेयर्स में होती है, ये सिंगल लेयर होती है। जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो बेटा सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, सिंगल सेल नहीं होती, सिंगल लेयर, ठीक है। और ये वाली बेटा सेवरल 2, 3 और मोर स्टेप्स में, लेयर्स में होती है, ठीक है बेटा। देखो कितनी लेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, सेवरल लेयर्स में होती हैं। और ये सिंगल लेयर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। जो सिंपल होगी उसका काम होगा लाइनिंग बनाना। जैसे ब्लड वेसल है बेटा, तो इसकी लाइनिंग बन रही है, ठीक है। ग्लोमेरुलस है तो उसकी लाइनिंग बन रही है, ठीक है, ये ऊपर और नीचे ऐसे से, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बेटा इस सेल्स के, हाँ दिव्या बताओ बेटा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कुछ नहीं होता बेटा, हम बता रहे हैं उनको। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बेटा होती सिंपल ही है। डिफ्रेंशिएट, ठीक। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कुछ नहीं होता, ये सिंपल एपिथेलियम ही है, ठीक है। समझो इसको, देखो जैसे कि ये है, अब देखो ये लगी हुई हैं एक लाइन में, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंपल। तो ये सेम साइज की हैं, लेकिन अगर इसमें साइज चेंज हो जाए, ये मान लो एक बड़ी एक छोटी, ये या अलग इसका शेप चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, उसी को बोलेंगे। लेकिन लेयर सिंगल होगी तो हम उसको सिंपल ही कहते हैं नॉर्मली, क्योंकि सिंगल लेयर होती है लेयर के बेसिस पर। जब तक लेयर 2 से ज़्यादा लेयर नहीं होंगी, 1 से ज़्यादा लेयर नहीं होंगी, तब तक हम इसको स्ट्रेटिफाइड नहीं कहेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ आई कि नहीं? स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि वो सिंगल लेयर से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 1 लेयर, तो वो होगा स्ट्रेटिफाइड। सिंगल लेयर है तो वो होगी सिंपल। अब अगर शेप उसके डिफरेंट से में अरेंज है, डिफरेंट साइज है सेल्स की, तो उसी को हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं। लेकिन है वो एक तरह से सिंपल ही, ठीक है। हम सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सिंगल लेयर में है। अब देखो बेटा, अब आगे बढ़े बेटा, और कोई कन्फ्यूजन? ये जो बेटा, अब इसकी शेप, अगर ये सिंपल वाली की बात कर रहे हैं, ये ऐसे स्क्वामस शेप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे बेटा? ये शेप, जो सेल्स हैं एपिथेलियम की, उसकी शेप को देख करके हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग
टाइप्स में, ठीक है। Yes, sir. स्क्वामस एपिथेलियम हो गई। तो ये सिंपल है, स्क्वामस सेल में, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस। क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि ये स्क्वामस सेल्स हैं और सिंगल लेयर में लगी हुई हैं। क्या बोलेंगे? ठीक है। दूसरा क्यूबॉइडल, ऐसे सेल्स हैं, अगर ऐसे सेल्स हैं, ऐसी सेल्स हैं, तो बेटा क्या बोलेंगे इनको हम? ये क्यूबॉइडल हो गई। ये क्या हो गई बेटा? क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। तो ये बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्वामस टाइप में है तो सिंपल स्क्वामस, अगर क्यूबॉइडल शेप में है तो ठीक है बेटा। हमने जर्मिनल एपिथेलियम में पढ़ा होगा इसको, रिप्रोडक्शन में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है टेस्टिस और ओवरी में, देखा बेटा? वहाँ पर सब क्या होती है? क्यूबॉइडल सेल होती है ना बेटा। एक होती है कॉलमनर। कॉलमनर क्या होती है? ये बेटा लंबी सेल्स होती है। कैसी होती है बेटा? लंबी सेल्स होती हैं, इस तरह से ये सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स होती हैं इस तरह से। ये क्या होती है बेटा? ये कॉलमनर सेल्स होती हैं। ये कोई कनेक्टिव टिश्यू है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इसकी क्या है? यहाँ पर ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है ना। याद रखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस है वो कॉलमनर सेल्स के बेसल साइड में होता है, बेसल पोजीशन पे, यहाँ पे होता है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोस्टली, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेल की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लेंथ ज़्यादा हो जाती है, कॉलम की तरह। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है, खंभा होता है ना बेटा। तो वैसे ही खंभा जैसे दिखाई पड़ती कि नहीं? बस वही है। तो ये अगर कॉलमनर तो उसको बोलेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। दोनों को एक साथ आपने कहाँ देखा होगा? आपने बेटा अगर हमने याद करो टेस्टिस का वो देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर ये हमें क्यूबॉइडल सेल्स मिल जाती हैं, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स में, याद करो बेटा, याद आया। और बीच बीच में हमें कुछ कॉलमनर सेल्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, याद है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये वाली है ना बेटा। तो ये क्यूबॉइडल शेप में है, और ये वाली क्या है? कॉलमनर है, सर्टोली सेल्स। देखो दोनों साथ में आपको देखने को मिल रही है ना। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब अगर बेटा इसकी मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, क्यूबॉइडल में, तो इसके ऊपर अगर सिलिया लगी हुई हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें अगर लगी हो तो क्या बोलेंगे? Simple filiated columnar epithelium. कॉलमनर, ठीक है। अगर बेटा इसमें ब्रश बॉर्डर बने हुए हैं तो Glandular. ग्लैंडुलर बोलेंगे। इसको बेटा इरेज करें। अब देखो स्ट्रेटिफाइड देखते हैं, ये इरेज करें बेटा। स्ट्रेटिफाइड में भी हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मिलता है, सेल्स होती हैं, और क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में मिलती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर इसके जितने भी लेयर हैं बेटा, तो हमें सबसे आउटर लेयर देखनी है। ये लेयर कैसी भी हो, आउटर लेयर का शेप के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। ये आउटर लेयर मान लो बेटा स्क्वामस है अगर, तो ये हो जाएगी स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ये अगर आउटर लेयर ये वाली जो है, ये वाली अगर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल बोलेंगे। ये आउटर लेयर अगर इसकी क्या है, कॉलमनर हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है बेटा। टाइम कितना हो? नेक्स्ट क्लास के लिए लेट ना हो तो और आगे बढ़ाएं, यही तो रखें। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम फाइनल क्लास भी पढ़ाना है,
इसलिए आज तुम लोगों को यहीं तो रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।